प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के आगे का पाठ आज पढ़ेंगे। कल हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हमने पढ़ लिया था, उससे आगे हम आज पढ़ते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। सुगम का मतलब आसान हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जो मिश्रण विषमांगी होते हैं उसको भौतिक क्रिया से भी हम अलग कर सकते हैं, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को भी प्रयोग में लाया जाता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले है रंग वाले घटक डाई को रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 2.4 आधा बिक्कर जल लें। बिक्कर के मुख पर वाच ग्लास रख दें। कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बिक्कर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म रखना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता तब तक उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रक्षेप करें। तो आप देखो, यहाँ पर इस तरीके से हम उसको गर्म करेंगे। नीचे से हम इसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ जल है, वाष्प बन रही है। वाच ग्लास के ऊपर स्याही गर्म हो गई और स्याही से वाष्प बननी शुरू हो गई। तो स्याही के अंदर जो वाष्प है वो उड़ जाएगी, नीचे क्या रह जाएगी, डाई यानी उसके रंग रह जाएंगे। तो ये वाष्पीकरण विधि है। अब अपने उत्तर दें। आपके विचार में वाच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ? पानी का हुआ। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो डाई के रंगों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में आती है? वाष्पीकरण विधि काम में आती है। आगे है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोड, डबल टोड प्रकार के दूध पॉलीपैक तथा अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों को भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक प्रणाली में थोड़ी सी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब आपको क्या करना है, अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर में रसोई में प्रयोग होने वाली मंथनी या मिक्सी में भी कर सकते हैं। यानी उसको घुमाना है हमें दूध लेकर के। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है, जाएं और पूछें क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दे, दूध को मंथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छन्नक पत्थर से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कुछ छोटे छोटे ठोस कण होते हैं, अगर उसको हम छन्नक पत्थर से छानेंगे तो वो छनेंगे नहीं, बाहर निकल आएंगे। तो उसको अलग करने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रह जाते हैं। तो अपकेंद्रण विधि में बाहरी कण जो होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में अपकेंद्रण विधि काम आती है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में अपकेंद्रण विधि काम आती है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में भी अपकेंद्रण विधि काम में आती है। तो आप देखते होंगे घर में कपड़े सुखाते हुए,
तो उसमें जो वो घूमती है अपकेंद्रण विधि होती है। आगे है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो दो अघुलनशील जो घुलनशील नहीं हो, तो क्रियाकलाप 2.6, आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डालें। एक कीप होती है पृथककारी, उसमें डालें। कुछ देर तक शांत छोड़ दें ताकि जल तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। क्योंकि जल पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, वो उसकी अलग परत बन जाएगी। पृथककारी कीप के स्टॉप को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर मिट्टी के तेल की ये परत बन जाएगी। इसको खोलेंगे तो नीचे की ओर पानी चलेगा और यहाँ आते ही उसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम पृथककारी कीप से भी उन द्रवों को अलग कर सकते हैं, दो द्रवों को जो आपस में घुले ना। ठीक है, अघुलनशील द्रवों को अलग करने की कौन सी विधि काम में आती है? पृथककारी कीप विधि काम में आती है। तो देखो, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में ये काम आती है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि द्वारा हल्के से एक धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। धातु शोधन में भी इस विधि को काम में लिया जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है नीचे परत बन जाती है, जिसका घनत्व कम होता है उसके ऊपर परत बन जाती है। आगे है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें पता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यानी एक पदार्थ ऐसा हो जो ऊर्ध्वपातित होता हो, दूसरा पदार्थ उसमें ऐसा मिला हो जो ऊर्ध्वपातित न होता हो, उनको अलग करने के लिए इस विधि का काम में लिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखो, हम ये जो विधि है वो ऊर्ध्वपातन विधि है। इसमें चीनी मिट्टी की प्याली है, नीचे कपूर था नमक का मिश्रण है, नमक शेष रह जाएगा और कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। तो इसे ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। तो आगे है, काली स्याही में ही डाई एक ही रंग है। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7, छनक पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें। जार बिक्रिया प्रक्रिया में जल लें, उसमें छन्नक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया। शांत छोड़ दें। जैसे ही छन्नक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें, अवलोकन करें। पानी इसमें ऊपर की ओर उठेगा। ये देखो, पहले तो इस तरीके से स्याही की बूंद लगाकर छोड़ देना है, फिर इसको पानी में डालना है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे पानी ऊपर की ओर उठेगा इस छन्नक पत्र में। तो हमें इसको ध्यान से देखना है। तो इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छनक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छनक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? जो रंग पहले घुलता हो वो पहले ऊपर जाएगा। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छनक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में तथा डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है। रंग वाला घटक ऊपर की जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। यानी जो तेजी से घुलेगा वो सबसे पहले ऊपर उठेगा, उसके बाद वाला उसके बाद में। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ऐसी विधि, यह एक ऐसी विधि जिसका उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो।
तो तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग क्या है इसके, देखो प्रयोग क्या है। डाई के रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, कर सकते हैं। आइए हम एसीटोन और जल को उसके मिश्रण के पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें थर्मामीटर लगाएं, उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ आप देखो, ये आसवन फ्लास्क है, इसमें यहाँ पर हमने जल और एसीटोन का मिश्रण लिया है। तो इनके क्वथनांकों में अंतर है। अगर इसको नीचे से हम गर्म करेंगे तो एसीटोन जल्दी वाष्पित होगा और इस नली से होता हुआ यहाँ से हम ठंडा करके इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस विधि को आसवन विधि बोलते हैं। इस विधि को कौन सी विधि बोला जाता है? मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकल इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। अब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या अवलोकित कर सकते हैं कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के क्वथनांकों में अंतर है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी तापमान में बहुत कम अंतर हो तब तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है, शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये उसी तरह की है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर देखो इसके अंदर कांच की गोलियाँ भरी हुई हैं। ये उसको संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती है जो वाष्पित होता है पदार्थ। तो वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि से विभिन्न चरणों को दर्शाता है। सबसे पहले वायु जो है दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करते हैं, द्रवीय वायु बनाते हैं। फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करना। तो यहाँ पर अलग अलग क्वथनांकों पर अलग अलग वायु अलग अलग हो जाती है। तो ये प्रभाजी आसवन ही है। अलग अलग तापमान पर ये प्रभाजी आसवन स्तंभ है, इसमें से हम वायु को गुजारते हैं तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग वायु अलग होती जाती है। तो आप इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अलग है, यहाँ से द्रवित वायु उसके अंदर से ऐसे गुजारी जाती है। तो इस तरीके से हम प्रभाजी आसवन विधि से वायु को अलग कर सकते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर दाब को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हम कर सकते हैं। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होगा? आगे किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो एक चीनी मिट्टी की प्याली लें, प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत होने दें।
विलियन को छन्नक पत्थर से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर से दिन भर के लिए ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यानी कॉपर सल्फेट को अगर गर्म करके पानी में घोलें और उसके ऊपर ठंडा करके छोड़ दें तो उसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता कम होती है। चीनी मिट्टी की प्याली में आप अवलोकन करते हैं, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हमें प्राप्त होता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन में पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण की विधि से निम्न कारणों से उत्तम मानी जाती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी को समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन से कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं, तो वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो ये विधि अच्छी है वाष्पीकरण से। समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में किसी भी का भी प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों के विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। तो यहाँ पर ये देखो एक जलघर का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर जल भंडार है, इससे पानी इसमें आता है, फिर इससे इसमें आता है, इससे इसमें आता है, इससे फिर होता है वो आपके घर शुद्ध पानी पहुँचता है। तो इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके बाद में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए हो उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनमें रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? मोम पिघलता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन है, और जो उसका धागा है वो जलता है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अलग करना है तो कर सकते हैं हम। शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो बच्चा है उसको हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद।